इसमें उद्योग स्थापना वर्ष और स्थान 3 भागों में बांटिएगा। एक में लिखिएगा उद्योग, दूसरे में लिखिएगा स्थापना वर्ष, और तीसरे में लिखिएगा स्थान। उद्योग में लिखिएगा सूती वस्त्र, बता सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहले स्थापना कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग स्थापना 1818 बॉम्बे वाला तो 1854 का था। फोर्ट ग्लास्टर, फोर्ट ग्लास्टर ब्रैकेट में कोलकाता, कोलकाता। मुंबई में जो हुआ था बेटी वो 1854 में हुआ था। मुंबई वाला 1854 में था, भारतीय द्वारा स्थापित। नेक्स्ट कागज, कागज ये भी मैम कोलकाता है। ये भी कोलकाता है। कहाँ कब स्थापना हुआ था? कब? 1812 में श्री रामपुर, 1812 श्री रामपुर ब्रैकेट में कोलकाता पश्चिम बंगाल, ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है सीमेंट, स्थापना वर्ष 1904 और स्थान है चेन्नई। लौह इस्पात, लौह इस्पात 1854 उल्टी, 1854। उल्टी ये भी आपका पश्चिम बंगाली है। उल्टी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम उद्योग एल्यूमिनियम 1937 JK नगर पश्चिम बंगाल। 1937 JK नगर पश्चिम बंगाल। एंड लास्ट भारी इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग। यस बेटे आइए, कमी कमी पेपर था क्या? क्लास का टाइम भारी इंजीनियरिंग। टाइम पीरियड है 1958, रांची झारखंड। 1958 रांची झारखंड, रांची झारखंड। तो ये है उद्योग। भारत में पहली बार इनकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुआ, या कौन से उद्योग थे, ये महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये फैक्ट याद करना होगा आपको। ज्यादातर आप देख रहे हैं कहाँ पे है सब? पश्चिम बंगाल। एक सीमेंट आपका
बाकी सारे कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल। रीजन भी है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में आधिपत्य स्थापित किया। इन्हीं क्षेत्रों में सभी जो उनकी ज़रूरतें थी उसी के आधार पर उन्होंने उद्योग धंधे भी स्थापित किए, बैंक भी स्थापित किए, सारी चीज़ें इन्होंने यहीं पर स्थापित करी थी। तो इसलिए आप यहीं पे देखेंगे ज़्यादातर। हो गया बाबू ये। अब आगे बढ़े। बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें नोट कीजिएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार वैज्ञानिक, बौद्धिक संपदा अधिकार वैज्ञानिक औद्योगिक, साहित्य एवं कला क्षेत्र। यस बेटे कम इन। आज सब लोग पेपर नहीं दे रहे हैं। कल कहाँ थे बच्चा आप लोग? यही क्लास करेंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैम पेपर। अच्छा पेपर, ओके, पेपर खत्म हो जल्दी। वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्य एवं कला क्षेत्र में, साहित्य एवं कला क्षेत्र में नवाचार और खोज के लिए मिलने वाले कानूनी अधिकार को, नवाचार एवं खोज के लिए मिलने वाले कानूनी अधिकार को, या मिलने वाले कानूनी अधिकार हैं, नवाचार और खोज के लिए मिलने वाले कानूनी अधिकार हैं। यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, अगर इन क्षेत्रों में आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई नया इनोवेशन, नवाचार मतलब क्या? इनोवेशन किया, नया डिस्कवरी, खोज किया, तो इसके लिए आपको कानूनी रूप से अधिकार दिया जाएगा। आप उस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आपको उसका राइट होगा, कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको अपने मेहनत से ढूंढा है। तो इसी को क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार, जो आपको कानूनन सरकार के द्वारा दिया जाता है अगर आप इन चारों खंड में अपनी मेहनत से कोई नया चीज खोजते हैं या आविष्कार करते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के, दूसरे शब्दों में व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले, उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में, सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही, परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत दिमाग की कोई रचना, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत दिमाग की कोई रचना, कॉमा आविष्कार कॉमा साहित्यिक एवं कलात्मक कार्य, आविष्कार साहित्यिक एवं कलात्मक कार्य और वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्हों, और वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्हों
का प्रयोग होता है। बौद्धिक संपदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बौद्धिक संपदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बौद्धिक संपदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हेडिंग कीजिएगा, औद्योगिक संपदा। फर्स्ट क्या है? औद्योगिक संपदा। औद्योगिक संपदा, इसमें नोट कीजिएगा। यानी यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? आपके दिमाग की कोई रचना हो, कोई साहित्यिक कलात्मक, कोई निर्माण हो, कोई चित्र हो, कुछ भी ऐसा चीज जो आपने अपने दिमाग से बनाया है, उस पर आपको क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा, कानूनी अधिकार। इसी को कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है औद्योगिक संपदा। नोट कीजिएगा, औद्योगिक संपदा के अंतर्गत नए आविष्कारों के लिए, औद्योगिक संपदा के अंतर्गत नए आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान करने, पेटेंट प्रदान करने, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट प्रदान करने, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतकों को शामिल किया जाता है। और भौगोलिक संकेतकों को शामिल किया जाता है। भौगोलिक संकेतक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भौगोलिक संकेतक का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और जो उसमें टैग दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? जीआई टैग। तो आपका औद्योगिक संपदा के तहत क्या क्या दिया जाता है? पेटेंट दिया जाता है, ट्रेडमार्क होता है, औद्योगिक डिजाइन होता है और भौगोलिक संकेतक जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। ये सब किस में आएंगे? आपके औद्योगिक संपदा के अंदर। अभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत औद्योगिक संपदा में से कौन सा है जो शामिल नहीं है? तो आप इसके अलावा जो आ जाएगा वो आपका शामिल नहीं होगा। आपके 4 ऑप्शन बनेंगे, या कहिए कि 5 बनेंगे, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा हेडिंग कीजिएगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार। दूसरा है कॉपीराइट या इससे संबंधित अधिकार। कॉपीराइट या इससे संबंधित अधिकार, नोट कीजिएगा, इसके अंतर्गत साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों, इसके अंतर्गत साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों, साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों जैसे उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्मों, जैसे
उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्मों, संगीत चित्र, तस्वीरें, मूर्तियां, संगीत चित्र, तस्वीरें, मूर्तियां, संगीत चित्र, तस्वीरें, मूर्तियां इत्यादि को शामिल किया जाता है, इत्यादि को शामिल किया जाता है। यानी बौद्धिक संपदा अधिकार दो प्रकार का है, एक है औद्योगिक संपदा और दूसरा कॉपीराइट या इससे संबंधित अधिकार। कॉपीराइट या इससे संबंधित अधिकार किससे मिलेगा? जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा होगा या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा होगा। जैसे आप कोई उपन्यास लिखते हैं, कविता लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखते हैं, संगीत का करते हैं, सृजन संगीत मतलब जो आप धुन बनाते हैं, म्यूजिक। इसके अलावा आप कोई चित्र बनाते हैं, किसी की तस्वीर बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं, इस पर आपको कॉपीराइट दिया जाएगा और ये आप मतलब आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये आप जब तक उसको परमिशन नहीं देंगे कोई उसका कॉपी नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने कोई पुस्तक लिखी और आपने उसको बहुत मेहनत से लिखा, पुस्तक मतलब पुस्तक आपका क्या हो सकता है? उपन्यास, कविता, नाटक हो सकता है। उसको आपने लिखा और आपने उसे पब्लिश करवाया और वो मार्केट में आया और वो इतनी अच्छी थी कि लोगों ने उसका कॉपी करके, उन्होंने भी उसको कॉपी करके बेचना शुरू किया। तो मेहनत आपका था लेकिन कॉपी करके लोग उसका फायदा लेंगे, क्योंकि जब वो बेचेंगे तो पैसा उनको मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा कि कोई उसका कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो वो कानूनन रूप से क्या होगा? उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पैसे के रूप में भी, सजा के रूप में भी हो सकता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। इस पर जो मिलेगा वो क्या होगा? वो कॉपीराइट होगा। इस पर जो मिलेगा वो क्या होगा? औद्योगिक संपदा होगा। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग कीजिएगा पेटेंट। पेटेंट औद्योगिक संपदा में पेटेंट इंपॉर्टेंट है, आया है पेटेंट। पेटेंट हेडिंग कीजिएगा, इसमें लिखिएगा जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई नया आविष्कार किया जाता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई नया आविष्कार किया जाता है, तब उस आविष्कारकर्ता का उस महान कार्य के लिए, तब उस आविष्कारकर्ता को उस महान कार्य के लिए, तब उस आविष्कारकर्ता को उस महान कार्य के लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। पेटेंट नए आविष्कारों के संदर्भ में एक विशेष अधिकार है। पेटेंट नए आविष्कारों के संदर्भ में एक विशेष अधिकार है। नए आविष्कारों के संदर्भ में एक विशेष अधिकार है जो किसी नए उत्पाद के निर्माण या किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया, जो किसी नए उत्पाद के निर्माण या किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया, किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया या तकनीकी के
संदर्भ में प्रदान किया जाता है या तकनीकी के संदर्भ में प्रदान किया जाता है। किसी नए आविष्कार वस्तु या उत्पादन की प्रक्रिया को एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज करने की तिथि से पेटेंट दर्ज करने की तिथि से 20 वर्षों तक के लिए होती है। पेटेंट दर्ज करने की तिथि से 20 वर्षों तक के लिए होती है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना। 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे 1972 में लागू किया गया इस अधिनियम को 2005 में संशोधित किया गया। और दवाओं पर भी पेटेंट देना शुरू किया गया। संशोधित किया गया और दवाओं पर भी पेटेंट देना शुरू किया गया। तो पेटेंट क्या है? जब किसी वस्तु का पहली बार निर्माण किया जाएगा, इसमें दिया जाता है पहली बार जब निर्माण किया जाता है, निर्माण पर दिया जाता है, निर्माण करने के तरीके पर, प्रोसेस पर भी दिया जाता है और तकनीक पर भी दिया जाता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। निर्माण पर भी हो सकता है, निर्माण करने की पद्धति पर भी हो सकता है और निर्माण की तकनीक पर भी हो सकता है। पेटेंट दिया जाता है और ये जो पेटेंट राइट है जब दे दिया जाएगा तब से लेकर के ये 20 वर्षों तक आपके हाथ में रहेगा, जो भी इसको आविष्कार करेगा। और ये पेटेंट अधिनियम कब आया है? 1970 में। लागू कब हुआ? 1972 में। संशोधन कब किया गया? 2005 में। और 2005 से अब दवाओं पर भी पेटेंट दिया जाने लगा। इसके पहले दवाओं पर पेटेंट नहीं दिया जाता था। ये चीज याद रखिएगा। तो ये बात समझ में आ गया आपको? पेटेंट किसे कहते हैं और कितनी अवधि के लिए दिया जाता है, किसे दिया जाता है, कब से शुरू किया गया है और ये किन किन चीज़ों पर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला हेडिंग कीजिएगा। कॉपीराइट। कॉपीराइट 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 अधिकार के तहत किताबें, चित्रकला, कॉपीराइट के तहत या कॉपीराइट अधिकार के तहत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, फिल्में या ब्रैकेट में सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम,
सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र, और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट के तहत मुख्यतः 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। कॉपीराइट के तहत 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। रीडिंग कीजिएगा। आर्थिक अधिकार के अधिकार दिए जाते हैं। रीडिंग कीजिएगा। आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार पहला है आर्थिक। 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, जिससे पहला क्या है? आर्थिक अधिकार। इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले में वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। बात समझ में आया? मान लीजिए आपने कोई मूर्ति बनाई है या चित्रकला बनाया है, या आपने कोई बुक लिखी है और आपका जो बुक है वो कोई उसको पब्लिश करना चाहता है, और इसके बदले में वो आपको क्या करेगा? पैसा देगा। वो आपसे कहेगा कि आप मुझसे इतना पैसा ले लीजिए और मैं आपकी इस चीज़ का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहता हूँ। तो इसको क्या कहेंगे? आर्थिक अधिकार। आप अगर राइट देते हैं पैसा लेकर के, तो वो आपकी जो भी कृति है उसका उपयोग कर सकता है कॉमर्शियल रूप में, ठीक ना? बदले में आपको क्या करेगा? वो पैसा देगा। नेक्स्ट हेडिंग दूसरा, नैतिक अधिकार। दूसरा, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार, इसके तहत लेखक रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का रक्षा किया जाता है। गैर आर्थिक हितों का रक्षण किया जाता है। इसके तहत लेखक और रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का रक्षण किया जाता है। गैर आर्थिक हितों का रक्षण किया जाता है। गैर आर्थिक हितों का रक्षण मतलब मान लीजिए आप अपनी कृति का या अपने द्वारा निर्मित जो भी चीज है उससे आप पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, आप नाम कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इससे लोगों का भला हो, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाएं, बहुत सारे लोग इस चीज से रूबरू हो। बस आप चाहते हैं कि लोगों का फायदा हो, लोगों को जानकारी हो, मेरा नाम हो, आप उसमें बस नाम चाहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? नैतिक अधिकार। आप रीडिंग कीजिएगा, नोट में करिएगा। नोट में कॉपी लेफ्ट, नोट में कॉपीराइट के बाद ही लिखिएगा। नोट में कॉपी लेफ्ट, कॉपी लेफ्ट शब्द से भी पता चल रहा है ना। कॉपी लेफ्ट मतलब आपका जो कॉपीराइट है उसको छोड़ देना, उसी को कॉपी लेफ्ट कहते हैं। नोट कीजिएगा। इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, उसे अपनाने
या वितरित करने की अनुमति दी जाती है, या वितरित मतलब बांटना, या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए रचनाकार ऑब्लिक लेखक द्वारा तथा इस कार्य के लिए रचनाकार ऑब्लिक लेखक द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। इस कार्य के लिए रचनाकार ऑब्लिक लेखक द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई नाटक या उपन्यास लिखा और मुझे क्या उस पर लाइसेंस मिल गया कि इसके जो भी प्रतियां हैं इसको मैं छपवा सकती हूँ, इसको मैं बेच सकती हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, चाहे मैं कुछ ना करूँ, मेरे पास लाइसेंस है, यानी कि कॉपीराइट है। लेकिन कोई चाहता है कि उस कृति को अपनाए या उसमें संशोधन करके कुछ और जोड़ना चाहता है, या उसको छपवा करके वो बेचना चाहता है, या कुछ भी करना चाहता है, कुछ परिवर्तन बदलाव कुछ भी, तो आप उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मुझसे इस बात का लाइसेंस लेना होगा। यानी कि मैं अपनी कॉपी लेफ्ट करूंगी और उसको ये राइट दे दूंगी कि वो उसमें संशोधन परिवर्तन मतलब जो करना चाहे कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं, कॉपी लेफ्ट। आप हेडिंग कीजिएगा, ट्रेडमार्क। जैसे कुछ ट्रेडमार्क आते हैं ना, एक आप इको मार्क आता है। इको मार्क का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट के लिए। हाँ, इको मतलब होता है इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, वो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली, उसी को कहते हैं इको मार्क। और एक आता है आपका ISI मार्क, इस तरह से रहता है जी। ये क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, मजबूती बताता है। तो सब ये सब क्या है, जैसे होल मार्क सोने की गुणवत्ता को बताता है। तो ऐसे ही ये सब मार्क क्या है, ये सब क्या ट्रेड मार्क के ही अंतर्गत आएंगे। क्या आपके जैसे इसको बेचने के लिए उसमें मार्क लगाते ना, जैसे खाद्यान्न वाली चीज़ों पे कभी कभी आपको देखो ग्रीन कलर का मार्क, रेड कलर का मार्क लगा रहता है कि वो उसमें बेच है या नॉन बेच है। तो जो मार्क होते हैं वो इंडिकेट करते हैं ना, कुछ बताते हैं। तो यही है आपका, आप नोट कीजिएगा। ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके। यानी जो लोग लगाते हैं ना, हर कंपनी का अपना मार्क होता है, उस मार्क को देख करके आप क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि ये अलग कंपनी का है और एक अलग कंपनी का। जैसे आप लोग अलग अलग कंपनी के जूते पहनते हैं बॉयज, तो जूतों पे क्या होते हैं, मार्क रहते हैं। जैसे एडिडास का अलग मार्क रहेगा, वुडलाइन का अलग रहेगा, नाइक का अलग रहेगा। तो मार्क से पता चलता है कौन से कंपनी का जूता किसी ने पहना, उसमें लिखा तो रहता नहीं है। उस मार्क से ही लोग क्या करते हैं, देखने वाले पहचान पाते हैं कि आपने कौन से ब्रांड का शू पहना हुआ है या भी कोई चीज़, तो ब्रांड से पता चलता है। और वो किससे पता चलता है, वो मार्क से या किसी लिखावट से ही पता चलता है। वही है ट्रेडमार्क। नोट कीजिएगा इससे। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह कॉमा अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है।
अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह, यह चित्र चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह, अदृश्य चिन्ह, जैसे संगीतमय ध्वनि, सुगंध, संगीतमय ध्वनि, सुगंध, या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकते हैं, या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकते हैं। ट्रेडमार्क के द्वारा उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को, ट्रेडमार्क के द्वारा उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को आसानी से पहचान सकते हैं, या सेवा को आसानी से पहचान सकते हैं। बात समझ में आया? ट्रेडमार्क एक शब्द भी हो सकता है, शब्दों का समूह भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, और वो चित्र भी हो सकता है, त्रिविमीय चित्र भी हो सकता है, सुगंध भी हो सकता है, और रंग भी हो सकता है। कोई ध्वनि भी हो सकती है, संगीत में ध्वनि भी हो सकती है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है जिससे आप उसको देख करके, महसूस करके, स्मेल करके आप डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंसेस कर सकते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं ये अलग अलग कंपनी की हैं या ये कौन सी कंपनी की है। यही क्या है आपका ट्रेड मार्क है। सभी जो वस्तुएं होती हैं, सभी लोग अपनी वस्तुओं पर कोई ना कोई मार्क लगाते हैं, चाहे वो शब्दों का हो, चित्रों का हो, कोई फिगर हो, कोई सुगंध हो, कोई ध्वनि हो, कोई कलर हो, उसी से पता चलता है कि ये अलग कंपनी का और ये अलग कंपनी का। जैसे कभी कभी आप लोग अगरबत्ती पहचान जाते हैं कि कौन सा वाला अगरबत्ती है, या जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम के सुगंध से भी अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होती है, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर या कुछ भी, सब पे क्या होता है, कोई ना कोई उसका पहचानने का तरीका होता है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, औद्योगिक डिजाइन। औद्योगिक डिजाइन भारत में डिजाइन देखिएगा, भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार, भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिजाइन से अभिप्राय है, डिजाइन से अभिप्राय है आकार, अनुक्रम, आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप, अलंकरण, रेखाओं, वर्णों का संघटन। आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप, अलंकरण, रेखाओं, वर्णों का संघटन, जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए, जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्विविमीय रूप में या तो द्विविमीय रूप में या त्रिविमीय रूप में, अथवा दोनों में हो,
डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, बहुत सारे औद्योगिक उत्पादों, औद्योगिक डिजाइन, बहुत सारे औद्योगिक उत्पादों एवं हस्तशिल्प उत्पादों पर निर्मित किए जाते हैं। औद्योगिक उत्पादों एवं हस्तशिल्प उत्पादों पर निर्मित किए जाते हैं, जैसे घड़ियां, आभूषण इत्यादि। जैसे घड़ियां, आभूषण इत्यादि। अब हेडिंग कीजिएगा भौगोलिक संकेतक, जिसको आप जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक या संकेतकों। क्या है भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? ये मैं देश में किसी विशेष स्थान पर प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप मतलब प्राकृतिक रूप से और कृषिगत रूप से और मतलब विनिर्मित वस्तुओं द्वारा जो मतलब किसी एक विशेष स्थान पर उत्पादन किया जाता है। हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं दी जाती, बल्कि भौगोलिक क्षेत्र को ही ये टैग दिया जाता है। उस भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशिष्ट वस्तु का, खाद्य पदार्थ का या किसी भी चीज़ का निर्माण हो रहा है या उत्पादन हो रहा है, उसी भौगोलिक क्षेत्र को ही दे दिया जाता है, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्रकृति के द्वारा हो। अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ विशेषता है, तो उस भौगोलिक क्षेत्र को ही जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे लखनऊ की चिकनकारी, आगरे का पेठा, बनारस की सिल्क साड़ियाँ, हाँ, आपका कड़कनाथ मुर्गे का जो मीट है ये। इसके अलावा बहुत सारे, कोई सुपारी, हल्दी, मीठा प्रसाद, फल, रसगुल्ला या चाय पत्ती या इस तरह के कोई भी, वो प्राकृतिक उत्पाद भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं। और ये किसी व्यक्ति या विशेष या संस्था को नहीं दिया जाता, बल्कि एक भौगोलिक क्षेत्र को ही दे दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो क्या लिखवाना पड़ेगा या समझ में आएगा? समझ गए? भौगोलिक क्षेत्र को ही ये दिया जाता है, या अगर कोई विशेष प्रकार की वस्तु या सेवा का वहाँ पे निर्माण हो रहा है, खाद्य पदार्थ है, किसी भी तरह का, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या मानव निर्मित हो, उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष को ही ये जीआई टैग दे दिया जाता है, भौगोलिक इंडिकेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट समझा दें बेटी, समझा दें, क्योंकि आज इसे बस खत्म करना किसी तरह, तो इसको समझा दे रहे हैं ना। ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है, जैसे जितने भी उत्पाद आपके मार्केट में आते, चाहे नमकीन हो, बिस्किट हो, कोई भी जो खाने की चीज़ें हो, मैगी हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होता है, किसी न किसी उद्योग के द्वारा बनाया जाता है। मान लीजिए मैगी ही है, मैगी भी कई कंपनी की आती है ना, नेस्ले की भी आती है, ईपी की आती है, रामदेव जी की भी आती है ना। एक ही चीज़ की बहुत सारी वैरायटी है ना हमारे यहाँ, कई सारी कंपनियाँ बनाती हैं। जैसे बिस्किट भी देख लीजिए, बहुत सारी वैरायटी की कंपनियों के बिस्किट्स होते हैं। तो जो कंपनियाँ बनाता है कोई प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, जो उसमें पदार्थ मिलाते हैं, उस पदार्थ में मतलब क्या क्या मिलाएंगे, किस रेशियो में मिलाएंगे, किस तरीके से उस चीज़ को बनाएंगे, वो सीक्रेट रखते हैं। वो ये पब्लिक नहीं होने देते। अगर वो पब्लिक हो जाए तो हर कोई उसी चीज़ का उपयोग करके, उसी पद्धति से वो चीज़ बना करके फिर क्या करें, उसका व्यापार करने लगे। क्योंकि कोई चीज़ मार्केट में आता है, लोगों का पसंदीदा बनता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर उसका सीक्रेट वो क्या हो जाए, अनसीक्रेट हो जाए, तब फिर वो दूसरे लोग भी करने लगेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये जो बनाने की पद्धति है, जो रेशियो है, जो आपके वस्तुएं हैं, जो इसमें मिलाए जा रहे पदार्थ, वो सब सीक्रेट रखे जाते हैं। वो कंपनी के कुछ खास लोगों को ही पता होता है, और अगर उससे कोई लीक करता है तो ये क्या है, गैर कानूनी, और उसे सजा दिया जाता है। इसी को कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। अब मीनिंग कीजिएगा, औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएं
होगी क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएं। इसमें पहला हेडिंग कीजिएगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। नोट कीजिएगा इसमें 25 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। हेडिंग कीजिएगा मुख्य बिंदु। इसका मुख्य बिंदु क्या है? इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा निवेश भारत नामक आधिकारिक संवर्धन तथा सुविधा सेवा एजेंसी का प्रवर्तन किया गया है। निवेश भारत के माध्यम से विदेशी निवेशकों को नियामक और नीति संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा
मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। ब्रैकेट में नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचना, नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचना, नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचना, नए क्षेत्र, नया दृष्टिकोण, नए क्षेत्र, नया दृष्टिकोण। ब्रैकेट बंद, मंजूरी प्राप्त करने में सहायता, नहीं सॉरी क्या दिया, आधारित है, यहाँ तक लिखा आपने जी। ठीक है, जो आपने लिखा इस ब्रैकेट बंद, जिसे भारत में उद्यमिता को, जिन्हें भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है, जिन्हें भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। और डिटेल करें या समझ में आ गई है बात। मेन क्या है मोटिव कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का भारत में निर्माण हो, विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग भारत में निवेश करें, जिससे भारतीयों को बड़े पैमाने पे रोजगार मिले और जीडीपी ग्रोथ करे। क्योंकि आपके जीडीपी में क्या लिया जाता है, एक वित्तीय वर्ष या इकोनॉमिक ईयर के अंदर घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, चाहे वो भारतीय द्वारा हो या गैर भारतीय द्वारा उत्पादित हो। तो जीडीपी में वृद्धि होगा कि नहीं होगा, रोजगार सृजन भी होगा। साथ ही मेक इन इंडिया में के तहत सामान जो होंगे उस पर क्या लिखा रहेगा, मेड इन इंडिया। तो इतना समझ में आ गया। या इसके लिए उन्होंने कुछ जो है तरीके भी अपनाए हैं, नया नया इनोवेशन किया जाएगा, नई जगह होगी, नए तौर तरीके, नया सोच, इस सब को ध्यान में रख के ये काम किया जाएगा। तो मुझे लगता है इतना रहेंगे बेटी, या डिटेल कर दें और रहने दें। आप हेडिंग कीजिए इन्वेस्ट इंडिया, हाँ इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया की शुरुआत निवेश संवर्धन प्रयासों को मजबूत, इन्वेस्ट इंडिया की शुरुआत निवेश संवर्धन प्रयासों को, इन्वेस्ट इंडिया की शुरुआत निवेश संवर्धन प्रयासों को मजबूत करने, निवेश संवर्धन प्रयासों को मजबूत करने और विदेशी निवेश को, और विदेशी निवेश को विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमियों, विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमियों तथा परिवार स्वामित्व वाले विदेशी उद्यमों, तथा परिवार स्वामित्व वाले विदेशी उद्यमों को, विदेशी उद्यमों को संगठित रूप में, संगठित रूप में तत्कालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए, तत्कालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई है। तत्कालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई है। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया
को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? इसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन, इसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है। मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है। मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है जो सतत आर्थिक विकास का संचालन करेगी, जो सतत आर्थिक विकास का संचालन करेगी। तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। नेक्स्ट हेडिंग, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति, हाईलाइट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी दी गई। स्टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक उद्यमशील वर्ग के लिए, इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक उद्यमशील वर्ग के लिए औसत प्रति बैंक शाखा द्वारा औसत प्रति बैंक शाखा द्वारा कम से कम 2 ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाना है। ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाना है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तो आई थिंक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिया जाएगा उसमें शिशु ऋण योजना में कितना मिलेगा? 50,000 50,000 रुपये। और
किशोर ऋण योजना के तहत 5 लाख 50,000 से 5 लाख, और तरुण ऋण योजना के तहत 5 से 10 लाख 5 लाख से 10 लाख। बढ़ा चुकी हूँ ना, नोट किया ना आप लोगों ने, तो फिर ये तो कंफर्म है, दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन पे आ जाए। अब आपको इसमें जो भी मैंने बताया है, मेक इन इंडिया के तहत सरकार कब लेकर के आई, ये डेट पूछता है, क्लियर, क्यों लेके आई ये पूछता है। वही यहाँ भी है, स्टार्टअप इंडिया क्यों लेके आई, कब लेके आई, आपका स्टैंड अप इंडिया क्यों लेके आई, कब लेके आई, किस वर्ग विशेष में ध्यान दिया जा रहा है, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान किया जा रहा है, वो भी 3 क्राइटेरिया में, शिशु ऋण और तरुण और शिशु तरुण किशोर। उसके तहत एक में 50,000 है, दूसरे में 50,000 से 5 लाख, तीसरे में 5 लाख से 10 लाख, इसी दर पे ऋण दिया जाएगा। अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको उत्तर कोड की सहायता से देना है। IS 2020 का क्वेश्चन है और प्रश्न थोड़ा लेवल का, जैसे क्वेश्चन कई लेवल के आते हैं ना, एक आसान, एक थोड़ा टफ और एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ जो जल्दी मिलता ही नहीं। तो बताएंगे 1991 का आर्थिक उदारीकरण आप लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला, शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता 2004-5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक ब्रैकेट बंद में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी हुई। क्या ये सही है कि जो आपकी शहरी क्षेत्र है यहाँ श्रमिकों की उत्पादकता तो बढ़ी लेकिन गांव में घट गई? ऐसी कोई बात नहीं है। 1991 के बाद ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप श्योर हैं तो आपके 2 ऑप्शन हट गए। अब बच्चे आपके 50-50 पे आ गए आप, या तो केवल तीसरा चौथा सही होगा या केवल तीसरा। अब दूसरा सुनिए, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। क्या जो कार्यबल है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी जो है वो प्रतिशत में हमेशा बढ़ी है? बढ़ती है, हमेशा नहीं बढ़ती। और तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, यानी कि अब कृषि के अलावा लोग दूसरे काम में भी लगे हैं 1991 के बाद। सही है, यानी कि केवल तीसरा तो अब होगा नहीं। और आपका बचा 3, 4 और चौथा है, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी, यानी कि जो ग्रामीण रोजगार था उसमें जो पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा वृद्धि था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता था, अब उसमें कमी आई है। अब शहरों में रोजगार वृद्धि दर बढ़ी है। क्या ये बात सही है? सही है ना? बिल्कुल से ग्रामीण के लोग कहाँ जा रहे हैं भाग करके? शहरों में जा रहे हैं। तो रोजगार कहाँ बढ़ा है? आप 91 के बाद जब सुधार आया शहरों में बढ़ा, गाँव में कम हो गया, क्योंकि अब हम कृषि पर ना निर्भर रह करके अब उद्योगों की तरफ भी बढ़ गए थे। तो आपका तीसरा चौथा सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कहना निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ? कल आप लोगों ने क्लास लिया होता तो सॉल्व करने में बहुत आसानी लगा। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद कौन सी घटना है जो घटित हुई? पहला, GDP में कृषि के अंश बेहद रूप से बढ़ गया। क्या ये बात सही है कि जो 91 का सुधार हुआ उसके बाद हमारे कृषि का योगदान GDP में बहुत तेजी से बढ़ा? घट गया। GDP में योगदान आप किसका बढ़ने लगा? उद्योगों का और सेवा क्षेत्र का। तो पहला तो हर किस नहीं होगा। अब इस आधार पे 2 ऑप्शन हट गए, 50-50 पे आ गए आप, या तो दूसरा तीसरा चौथा सही होगा या केवल दूसरा तीसरा सही होगा। तो पहला तो होगा नहीं, कंफर्म। दूसरा, विश्व बाजार में भारत में निर्यात का अंश बढ़ा। 1991 के बाद हमने विश्व के मार्केट में अपने निर्यात को बढ़ाया। हाँ, ये हो सकता है। बात तो सही है ना? 100%। नेक्स्ट, FDI का अंतर्भाग बढ़ गया, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है
1991 के बाद बढ़ा। इसलिए हमने वैश्वीकरण किया तो बढ़ा। एकदम सही बेटे, बहुत अच्छे। तो तीसरा भी सही हो गया। चौथा, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ा। भारत का जो विदेशी विनिमय भंडार है ये भी बड़े पैमाने पे बढ़ा। बृहद रूप से हाँ बेटी, जैसे जब हमने ग्लोबलाइजेशन नहीं किया था तो हमारे पास भंडार नहीं था, पहले की अपेक्षा तो बढ़ा। पहले की अपेक्षा बढ़ा। ये 1991 के बाद का पूछ रहा ना, वर्तमान का नहीं। 1991 के बाद हमने बहुत तेजी से ग्रोथ किया था। तो बात समझ में आ गया, यानी कि 2 3 4 तीसरा चौथा। अच्छा देखिए क्वेश्चन आ गया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? स्टैंड अप पढ़ा अभी आपने? कह रहा है इसका प्रयोजन यानी कि उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। बात सही है कि नहीं? आपकी पढ़ा है ना? सही है ना? और इसको मतलब जैसे जो उद्यमी है, जो महिला उद्यमी उद्योग है, वो सूक्ष्म मध्यम और जो लघु उद्योग में वो काम करेंगी तो उनको वित्त कौन प्रोवाइड कराएगा? कौन सा बैंक? SBI की सिडबी कराएगा ना? अभी आज ही पढ़ा आपने, लघु और मध्यम उद्योग जो भी शुरू होंगे वो कौन पैसा देगा उनको? सिडबी। तो इनको पैसा कौन उपलब्ध कराएगा? सिडबी। दोनों बातें एकदम सही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? IAS में आया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या लक्ष्य है, क्यों लाया गया ये? और कोई एक ऑप्शन ही सही है, IAS 2016 में आया हुआ है ये। पहला ऑप्शन है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। जो छोटे उद्यमी हैं उनको वित्तीय प्रणाली में लाना, यानी कि ऋण उपलब्ध करा करके काम करने के लिए मोटिवेट करना। दूसरा ऑप्शन, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तीसरा, वृद्ध एवं निसहाय लोगों को पेंशन देना। चौथा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए स्वयं सेवी संगठनों का निधियन करना। पहला ही सही है, बाकी एक भी सही नहीं है, बकवास है। ठीक है। नेक्स्ट, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में किसका सबसे ज्यादा महत्व है? ये तो बिना ऑप्शन ही बता सकते हैं, कल ही पढ़ाई हूँ, आप नहीं थे बच्चा। कोर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन दे रहा भारांश? सीधा सीधा ये पूछ रहा है। रिफाइनरी और सबसे कम उर्वरक। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने, अच्छा ये आपका करंट का था तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 जो मूलभूत उद्योग हैं जिनका भारांश 40.3% है, इन 8 मूल उद्योगों में क्या क्या शामिल है? फुट की सहायता से बताएं। सीमेंट है कि नहीं? उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, वस्त्र उद्योग नहीं ना, केवल यही। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये भी IAS 2012 में ये क्वेश्चन भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी को विनिवेश क्यों कर रही है? बात समझ में आया? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है? समझ गए ना? अब पहला ऑप्शन, सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। क्या ऐसा उद्देश्य है इनके राष्ट्रीय निवेश कोष में कि जो पैसा आएगा उससे जो विदेशी ऋण है हम उसको चुकता करेंगे? सरासर गलत है ये। दूसरा, सरकार अब सार्वजनिक भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। वो अपने हाथों में नहीं रखना चाहती इसलिए बेच रही है। क्या ये बात सही है? ऐसा भी नहीं है। तो क्या दोनों बातें गलत हो गई? IAS में ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती की बात कर रहे हैं कि ऋण देने के लिए बेच रहे हैं, फिर कह रहे हैं अपने हाथ में रखना ही नहीं चाहते इसलिए बेच ले रहे हैं। जबकि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वापस प्राप्त करके और हवाला दे रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा काम करेंगे।
तो दोनों बातें इसमें शामिल नहीं है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें किसी पॉइंट में कोई दिक्कत परेशानी? तो ये थे अभी तक के आए हुए IAS के क्वेश्चन जो आप लोगों ने भी डिस्कस किया। अगर इसमें कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बताएं। आज आपका औद्योगिक सेक्टर खत्म हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट डे जब भी मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ठीक है, फिर क्या आएगा? गरीबी पढ़ेंगे, गरीबी और बेरोजगारी। हाँ बिल्कुल सब पढ़ेंगे, गरीबी पढ़ेंगे, बेरोजगारी भी पढ़ेंगे। वैसे दिख रहा है। हम सब लोग शामिल हैं।